हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल जिसका नेम है सीडीपी मेंटोर बाय राधिका। तो अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से ही। आज की हमारी थर्ड सीरीज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? आई होप सो क्वेश्चन सबको समझ आ चुका होगा। सेवरल रिसर्च करी गई है और उसमें क्या दिखाया गया है कि टीचर्स हैव ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स, यानी कि यहाँ पे क्या है, बॉयज से ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है एज कंपेयर टू गर्ल्स। तो व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? पहला है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती है। दूसरा पढ़ते हैं, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। थर्ड है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ इस, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल ही नहीं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बॉयज जो होते हैं बहुत ज्यादा एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात भी नहीं है कि बॉयज को ज्यादा अटेंशन चाहिए और जो बॉयज है इजीली मैनेज हो सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? मैंने आपको पहले ही बताया था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायसनेस एंड स्टीरियोटाइप। जब कोई भी एक टीचर है, ठीक है, जब वो किसी भी पर्टिकुलर एक लिंग की तरफ झुका हुआ है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो वो क्या है, आपका जेंडर बायसनेस। तो ये किसका एग्जाम्पल है? जेंडर बायसनेस का, यानी कि लिंग पक्षपात का। ठीक है, तो वैसे मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, चाहे वो लड़के की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो, यानी कि आप ये समझ सकते हो लड़कों को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं एज कंपेयर टू गर्ल, या फिर कभी ऐसा हो कि लड़कियों को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं एज कंपेयर टू बॉयज, तो वो चीज क्या है, जेंडर बायसनेस। जब कोई एक टीचर किसी एक लिंग की ओर ज्यादा झुका हुआ होता है तो उसे हम क्या कहलाते हैं, जेंडर बायसनेस। स्टीरियोटाइपिंग जो है वो अलग चीज है, जो समाज ने अवधारणाएं बना रखी वो सारी चीजें क्या है, वो आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक समस्या को मूल, अब आपको समझ, देखो यहाँ पे की पॉइंट को आपको पकड़ना है, मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? क्या ये ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन है, अहम केंद्रित बच्चों के पास होती है ये? यानी कि क्या है, वो जो बच्चा है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा है, बट कैसे निकाल रहा है, डाइवर्जेंट सोल्यूशन निकाल रहा है। और ओरिजिनल, डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन निकाल रहा है, और जो सोल्यूशन है वो क्या है, ओरिजिनल है, मूल है। तो ये क्या है, इम्पेयर्ड चाइल्ड है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर ये क्रिएटिव बच्चा है? तो आपको पता चल रहा होगा ये बच्चा कौन सा है, सृजनात्मक बच्चों की ये क्या है, आपकी प्राथमिक विशेषता है, क्रिएटिव चिल्ड्रन। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में जल्दी से। सृजनात्मक विचारक, उनकी जो थिंकिंग होती है वो कैसी होती है, लेटरल थिंकिंग होती है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। इस पे क्वेश्चन आपका आ रखा है, जिन बच्चों की थिंकिंग होती है वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं क्रिएटिव बच्चे आपके। ठीक है, तो उनकी थिंकिंग कैसी होती है, आउट ऑफ द बॉक्स होती है। वो बहुत एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और वो जो सोल्यूशन निकालते हैं मोस्ट ऑफ देम क्या है, नवीन होते हैं, मूल होते हैं, नए सोल्यूशन निकालते, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मारते। ठीक है, तो इनकी थिंकिंग कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है, यानी कि एक प्रॉब्लम के वो बच्चे बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट नहीं होती है। कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन दे रहे हैं वो। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक वाइल वर्किंग विद स्टूडेंट हु आर विजुअली चैलेंज। अब कैसा बच्चा भाई, आपका दृश्य रूप से बाधित बच्चा है, तो आप कैसे उस बच्चे के साथ कार्य करते समय अनुकूल कैसे करेंगे, अनुदेशन कैसे देंगे उस बच्चे को? स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल। अब आपको ध्यान से इस पे देना है, विजुअली चैलेंज बच्चा है, दृश्य रूप से बाधित है बच्चा, तो आप क्या करें, क्लियर बोलेंगे एंड यूज ऑफ टच एंड फील मटेरियल, जो बच्चा ज्यादातर क्या कर सके, छू सके, टीएलएम को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को ज्यादा वो टच कर सके, फील कर सके। सेकंड है, यूज अ वेराइटी ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल भी नहीं भाई, एक तो बच्चा दृश्य रूप से बाधित है, आप उसको और विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, बिल्कुल ही गलत है। थर्ड है, ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट स्टूडेंट कैन वॉच हर क्लोजली। इससे कोई ऐसा नहीं है कि पास से देखने में, ध्यान से देखने में उसको सारी चीजें वो कर पाएगा। फोर्थ है, फोकस ऑन अ वेराइटी ऑफ रिटन टास्क। बिल्कुल भी नहीं भाई, अभी बताया था विजुअली चैलेंज बच्चा है, क्यों उसे रिटर्न वर्क देना है? ठीक है, अगर बच्चे को प्रॉब्लम है देखने में तो क्या है, आप क्लियरली बोलो, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसे यूज करो जो बच्चा टच कर सके, फील कर सके।
तो आपका आंसर नंबर 1 यहाँ पे होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए। और कोऑपरेटिव लर्निंग की बात, और जो आप ग्रुप में काम करते हैं, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, पीयर असेसमेंट, ये जब करते हैं, पीयर ट्यूटरिंग वगैरह होती है, जब आप ग्रुप में सारे काम करते हैं, तो हमें क्या है, इसको हमें एक्टिवली प्रमोट करना है। ठीक है, क्या करना है, और इसकी बात तो हमारे वाइगोस्की जी भी बोलते हैं, हम इसको डिस्करेज नहीं करेंगे। आपने एक्टिवली पढ़ लिया होगा, यहाँ पे आंसर मत लगा देना, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, सक्रिय रूप से इसे आगे बढ़ाना चाहिए, इसे हमें हतोत्साहित नहीं करना, कभी कभी यूज करना चाहिए नहीं, या फिर यूज ही नहीं करना चाहिए। तो क्या है, शुड बी एक्टिवली प्रमोट। इससे क्या है, बच्चे की सोशल स्किल भी अच्छे से डेवलप होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। याद है आपको, फर्स्ट या सेकेंड क्लास में मैंने ये चीज बताई थी कि ये जो है, ये इंक्लूसिव क्लासरूम का पार्ट है, और इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन है, यानी कि एक रूप निर्देश है। ऑब्वियसली बात, आप एक रूप नहीं दे सकते, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन बच्चे को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास में इंक्लूसिवनेस है, इंक्लूसिव क्लासरूम है। आपकी क्लास में हर प्रकार का बच्चा है बेटा। आपकी क्लास में नॉर्मल बच्चा भी होगा, चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाला बच्चा भी होगा। ठीक है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे में आपके वो वाले बच्चे भी आ जाएंगे जो जिनको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, जिनको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, या जो बच्चे जो है बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली, जिनका 140 प्लस IQ है, वो भी आपके चाइल्ड विद स्पेशल नीड में आते हैं। तो इंक्लूसिव क्लासरूम का कौन सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका IEP, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, इसको रिवाइज कर लेना, मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं से आपको क्या करना है, उनका मिलान करना है, फिर आपको देखना है कि कौन सा जो है मैचिंग है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो बच्चे श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। सेकंड पढ़ते हैं। डिसलेक्सिक लर्नर्स, आपको पता है ना डिसलेक्सिया क्या होता है। देखो, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और कभी कभी ऐसे आपको मैच द फॉलोइंग वाले वे में पूछ लिया आपसे। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, जब बच्चा प्रॉपरली पढ़ नहीं पाता, रीडिंग कर नहीं पाता, ठीक है ना, वो प्रॉपरली लिख पाता है, तो ये चीज क्या है आपका डिसलेक्सिक लर्नर्स, यानी कि पठन अक्षमता। थर्ड पढ़ लेते हैं फिर भी। क्रिएटिव लर्नर्स हाइपर एक्टिव, स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क। ऐसा नहीं है बेटा, क्रिएटिव लर्नर की बात तो मैंने अभी आपको बताई थी ना, क्रिएटिव लर्नर ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं और स्लो नहीं होते हैं इतने। ठीक है, अटेंशन डेफिशिट लर्नर्स, ये जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं ना, ये ADHD वाले बच्चे होते हैं। हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल भी नहीं भाई। ADHD वाले बच्चे का ध्यान तो बहुत जल्दी यूं फ्लक्चुएट होता है, यूं मिनटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं है। अब आपसे नहीं पूछा है तो ढंग से आंसर देना सोच के। कनेक्शन न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, मैंने आपको ये चीज पढ़ा रखी है, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर भी पढ़ाया था मैंने आपको, कि जब बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है तो बच्चे का पूर्व ज्ञान बहुत मैटर करता है, और जब बच्चा मीनिंग मेकिंग कर रहा है अधिगम के अंदर, तो उसका कोई ना कोई क्या है, अर्थ निर्माण होना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करोगे, न्यू नॉलेज को पुराने नॉलेज से, ये जो प्री एग्जिस्टिंग है ये आपका पूर्व ज्ञान, उससे आप उसको जोड़ दो, तो आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। सेकंड है प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, यानी कि बार बार उस चीज को आप स्मरण करवा रहे हो, याद करवा रहे हो, दोहरा रहे हो। ठीक है, यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप बच्चों को कोई भी एक कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, कोई भी चीज समझा रहे हो, आप उसके साथ बच्चों को एग्जाम्पल्स भी देके बताओ। जैसे मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, और साथ ही साथ आप उसको नॉन एग्जाम्पल भी देंगे। यहाँ पे ये जो नॉन एग्जाम्पल है बेटा, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, गैर उदाहरण। नॉन एग्जाम्पल से तो आपका जो कंसेप्ट है और भी अच्छी तरह क्या होता है, बिल्डअप होता है, बहुत स्ट्रांग होता है आपका कंसेप्ट। जैसे कि आपने देखा होगा सीटेट में जो आपका पेपर आता है, आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो किसका एग्जांपल है, वो आपके गैर उदाहरण है, उससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होते हैं। ठीक है, फोर्थ पढ़ते हैं।
एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करो। ये मत बोलो बच्चों को कि आपकी थिंकिंग जो है कन्वर्जेंट करो, नहीं, बच्चों की थिंकिंग कैसी करनी है, आपको डाइवर्जेंट करनी है, ताकि बच्चे एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सके और मैनी ऑफ देम क्या हो चुके, उसमें नए हो सके, मूल हो सके। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा आंसर क्या होगा, प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, यानी कि बार बार दोहराना और स्मरण करना। ये नॉट पूछा था क्योंकि आपसे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता, बताएं जल्दी से आंसर। संरचनात्मक है, कंस्ट्रक्टिविज्म अच्छे से पढ़ा होगा आपने, तो आप इजीली आंसर दे पाओगे। मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ा था तो इंग्लिश अलग स्लाइड में लगाया, हिंदी मैंने अलग स्लाइड में लगाया, तो मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद अ कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट। स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज, भाई बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है ताकि वो क्या करे, एंगेज हो सके प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटिवली, ये भी मैंने आपको बताया था। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर क्या है, बच्चे ग्रुप में ज्यादातर काम करते हैं। ठीक है, teacher elect students ideas and experiences in relationship to key topics and plan teaching learning to elaborate or restructure their current knowledge। बच्चे की करंट नॉलेज को क्या है, फिर से रीस्ट्रक्चर करना, उसको इलेबरेट करना है। ठीक है, बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है, बच्चे का पूर्व ज्ञान, वो भी बहुत मैटर करता है। फोर्थ पढ़ते हैं, टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट है, एकदम एंड वाली बात हो रही है। स्ट्रैटेजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ वो किस पे फीडबैक दे रहा है, प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहा है, प्रोसेस पे तो दे ही नहीं रहा है। बल्कि कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर हम प्रोडक्ट के साथ साथ हम प्रोसेस पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, तो क्या है, अध्यापक विशिष्ट सत्र व आसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के वजह प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। प्रक्रियाओं के साथ साथ हम किस पे फीडबैक देते हैं, प्रदर्शन पे भी हम फीडबैक देते हैं। तो आपसे नहीं पूछा था, नॉट पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, वैसे मैंने ये फिर से ही आपको समझाने के लिए लगाया है, बाकी जो पुराने बच्चे उनको तो अच्छे से रिवाइज हो गई होगी ये वाली चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो प्लीज आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, काइंड ऑफ अ रिवीजन आपकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट डैश रादर देन डैश, जल्दी से आंसर करेंगे। लर्निंग गोल, परफॉर्मेंस गोल, परफॉर्मेंस गोल, लर्निंग गोल, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, मार्क सीकिंग गोल, या फिर मार्क सीकिंग गोल, या फिर फेलियर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो क्या है, टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट लर्निंग गोल्स रादर देन परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, जिन्होंने आंसर दिया बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है आंसर, जिन्होंने दिया है लर्निंग गोल्स रादर देन परफॉर्मेंस गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, प्रभावी अधिगम रणनीतियों के। ढंग से पढ़ना। सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल, इफेक्टिव लर्निंग होगी, आपने गोल सेट कर लिया, टाइम टेबल सेट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप आप सबको पता है ना क्या होता है। ठीक है, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, बिल्कुल इससे आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, मैंने अभी आपको बताया था, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप बच्चों को एग्जाम्पल भी दो, साथ ही साथ आप बच्चों को नॉन एग्जाम्पल भी दो, यानी कि उदाहरण भी दो बच्चे को और गैर उदाहरण भी दो, उससे बच्चे का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है। एक्सप्लेनिंग टू पीयर, हम उम्र साथी को समझाना। एंड फिफ्थ है सेल्फ क्वेश्चनिंग, खुद से स्वयं से भी क्वेश्चन करना है, सेल्फ असेसमेंट भी आपको करना है। तो ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल आपके सही बैठते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बल्कि फोर्थ और फिफ्थ तो अच्छे ऑप्शन है आपके। फिर आपको फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, एंड लास्ट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो सारे ही आपके ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा का कौन सा एक उदाहरण है। बहुत इजी क्वेश्चन है। I enjoy doing my work because it is so much fun. मैं अपना होमवर्क इसलिए कंप्लीट करता हूं क्योंकि मेरे को इसको करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है, मैं बहुत इंजॉय करता हूं, बहुत आनंद लेता हूं। सेकंड पढ़ते हैं,
आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क। मैं जब अपना गृह कार्य करता हूँ, जब मैं अपना होमवर्क करता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती है। थर्ड है, डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट बेटर। जब मैं होमवर्क करता हूं तो उससे मेरे कंसेप्ट और अच्छी तरह क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। बट आपको किसका एग्जाम्पल बताना है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का, बाह्य अभिप्रेरणा का बताना है। फोर्थ है, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। वो इसलिए नहीं असाइनमेंट कर रहा कि मुझे बहुत मजा आ रहा है या मैं ऐसे कुछ सीखूंगा, मैं इसे लाइक मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, नहीं, वो होमवर्क किस लिए कर रहा है कि टीचर क्या है उसे असाइनमेंट के मार्क्स देगी। तो ये चीज क्या है, आपका एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा का आपका उदाहरण है। अगले सवाल पे चलते हैं। इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, देखो वही क्वेश्चन बार बार इसी से रिलेटेड एग्जांपल नॉन एग्जांपल से 2019 में 3 क्वेश्चन डाल दिए। इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड गिव ओनली एग्जांपल्स, गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल यानी कि सिर्फ और सिर्फ उदाहरण देने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गैर उदाहरण देने चाहिए, या फिर दोनों देने चाहिए, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं देना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, बच्चों को आप एग्जाम्पल भी दो और बच्चों को आप नॉन एग्जाम्पल्स भी देंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताई थी, ये वाली चीज जैसे आपके नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं ना सीटेट के अंदर, इससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होते हैं। ये आपका गैर उदाहरण है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं होता, ठीक है। ये जो नॉन एग्जाम्पल है, इट इज नॉट रिलेटेड टू टॉपिक, बट इससे जो है आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। अब आपको साफ पता चल रहा होगा किससे क्वेश्चन आ रखा है, आपका कंस्ट्रक्टिविज्म से ही रिलेट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग प्यूनिटिव मेजर यानी कि दंडनात्मक साधन, या फिर यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। आपको साफ पता चल रहा हो क्या होगा इसका आंसर, अन्वेषण एवं परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शन। आपको पता है भाई बच्चे जब क्लासरूम में आते हैं बहुत सारी जो चीजें हैं भ्रांत धारणाओं के साथ आते हैं, बच्चों की बहुत सारी गलतियां भी होती है, मिसकंसेप्शन के साथ बच्चे क्लास में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या है, आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सेकेंड है, आर अ हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टिकल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। भाई बच्चे आ रहे हैं चाहे वो गलत पढ़कर आए चाहे वो सही पढ़कर आए, तो आप बच्चों को क्या है वो आपके बीच में बाधा नहीं बनेगी वो चीज, ठीक है। तो इट इज नॉट अ हिंड्रेंस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए ये रुकावट एवं विघ्न नहीं है, ठीक है। जो बच्चे एरर्स कर रहे हैं, जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं, जो बच्चे सहजानुभूत लेकर आ रहे हैं, ये अवधारणा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को ये बोलो कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप उनको एनकरेज करो, उनको मोटिवेट करो, एटलीस्ट आप ट्राई करो, फिर आप उनके कंसेप्ट जो और अच्छे से आप क्लियर करो, ठीक है। आप बच्चों को निग्लेक्ट नहीं करोगे, बच्चों को अवॉइड नहीं करोगे बिल्कुल भी, ठीक है। शुड बी इग्नोर, देखो आप बच्चों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये हिंड्रेंस नहीं है। जब बच्चे आते हैं एरर्स के साथ, ये आपका टीचिंग लर्निंग का ही पार्ट है, ठीक है। सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फार इंफीरियर देन ऑफ अडल्ट्स, यानी कि सूचित करती है कि बच्चों की जो क्षमताएं हैं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक ये महत्वपूर्ण कदम है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ा सा ऊपर दिख नहीं रहा होगा, बट हिंदी वाले बच्चों को बहुत ही इजीली दिख रहा होगा। मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क चाइल्ड इज व्यू एज, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन ये वाला। देखो मैंने आपको बोला था ना, संरचनावाद से या रचनात्मक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर देना। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट आपका फ्रेमवर्क है उसमें बच्चों को कैसे देखा जाता है, मिनिएचर एडल्ट हु इज लेस देन एडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट सच एज साइज, कॉग्निशन एंड इमोशन। बिल्कुल भी नहीं, मिनिएचर एडल्ट वाली जो बात है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट बात नहीं करते, ये बात करते हैं हमारे व्यवहारवादी, बोलते हैं ये कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिनिएचर होते हैं एडल्ट का, ये बात व्यवहारवादी बात करते हैं। टेबुला रासा और ब्लैंक स्लेट हुज लाइफ इज शेप्ड इंटायरली बाय द एक्सपीरियंस, बिल्कुल भी नहीं। और ये जो है ना टेबुला रासा वाली बात, ये किसने बोली थी, जॉन लॉक जी ने बोली थी। एचटेट में क्वेश्चन आपका आ रखा है, ये पूछा गया हुआ है। आप पैसिव बीइंग, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, कंस्ट्रक्टिव इस फ्रेम के अंदर बच्चा क्या है, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उसके अंदर, और कुछ ना कुछ मीनिंग मेकिंग होगा जो भी बच्चा अधिगम कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर।
बच्चा क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बनेगा। वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चे को देखा जाता है, किसमें, एक संरचनात्मक ढांचे के। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अ टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? इज टू बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट, यानी कि बस आप चुप बैठ गए और बच्चों जो करना है करो, करो तुम, मैं आराम अपना फरमा रही हूँ। सेकंड है, इज इट टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन, यानी कि आपने बोला चलो मेरे बच्चे अपने आप काम कर लेंगे, मैं तो क्लास के बाहर चली क्लास छोड़ के। थर्ड है, इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, या फिर फोर्थ है आपका, इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज द ब्राइट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट। भाई एक टीचर का रोल कैसा होता है, और किसकी बात हो रही है, कोऑपरेटिव लर्निंग है। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, जब आप ग्रुप में बच्चों के साथ एक्टिविटीज करवा रहे हो, ठीक है, आप ये भी नहीं बोलोगे जा बेटा तेरे को जो करना है कर ले, आप क्लास छोड़ के भी नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, बच्चों को गाइड करोगे, बच्चों को सपोर्ट करो, बच्चों को एक स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करो, ठीक है, बच्चों के हर एक ग्रुप को मॉनिटर करो कि कौन कौन कैसे कैसे काम कर रहा है। अगर कोई कुछ गलत करे आप उसको कुछ गाइडेंस दे दो, उसे टेम्पररी हेल्प दे दो, उसे स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर दो, ठीक है। इज टू सपोर्ट द ग्रुप, सिर्फ और सिर्फ क्या टीचर को उन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और टैलेंटेड है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। टीचर को हर एक के प्रति क्या है, समान होना चाहिए, इक्वल, सब हर एक बच्चे को इक्वल लेके चलना चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, किसकी बात हुई है, आपकी विकास और अधिगम की बात हुई है। अगर आपको याद होगा अभी मैंने आपको करवाया था ना दोनों के बीच में डिफरेंस, पियाजे और वाइगोस्की की डिफरेंस, थोड़ा सा बस आपको रिकॉल करवा रही हूँ। डेवलपमेंट और लर्निंग की बात जो है, क्वेश्चन आते हैं इससे, जब पियाजे और वाइगोस्की के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, भाई बिल्कुल रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन तो आपका बनता ही नहीं है। लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अधिगम विकास का ध्यान करे बिना ही घटित हो जाता है। रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड रहते हैं, और दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था ना, पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले विकास होगा और फिर लर्निंग होगी। वहीं अगर हम बात करें वाइगोत्स्की जी की, वाइगोत्स्की ने क्या बोलता है, पहले बच्चे का अधिगम होगा फिर बच्चे का विकास होगा। बट दोनों के अकॉर्डिंग ये तो अपनी अपनी बात बोले, बट अगर हम नॉर्मली लेके चले तो क्या होता है, दोनों के बीच में क्या है, अंतः संबंध है, और दोनों ही एक दूसरे पे अंतः निर्भर होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया कि आपको वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना है या आपको पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड मेंटल टूल्स, इमेजेस, मेंटल मैप या स्कीमास। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था यार, साफ पता है क्या होगा इसका आंसर आपका, स्कीमास। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। विद एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंड, ठीक है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को आप एक्सटेंड कर सकते हो फार बियॉन्ड द पॉइंट शी कुड हैव रीच्ड अलोन, यानी कि आप बच्चे को उस लेवल पे लेके जा रहे हो जहां बच्चा अकेले नहीं पहुंच सकता था, यानी कि आपसे उस जोन के बारे में पूछा है जहां पर क्या है, टीचर क्या है, बच्चे को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रही है। ये जो क्वेश्चन और सजेशन दिया जा रहा है ये क्या है आपका, ये टेम्पररी हेल्प है, ये स्कैफोल्डिंग है। तो ये चीज किसको हाईलाइट करती है, आपके निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ना इक्विलिब्रेशन है, ना कंजर्वेशन है, ना इंटेलिजेंस है, क्योंकि क्वेश्चन किससे आया हमारा, वाइगोत्स्की जी की थ्योरी से आया है, ठीक है। तो ये वो वाला जोन है व्हाट आई कैन डू, जहां बच्चा खुद से चीजें करेगा, यानी कि आपका जेड है, ये क्या है, जेड, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। देन आपका आता है ये वाला जोन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां बच्चे को किसी ना किसी की मदद की जरूरत पड़ती है बच्चे को पोटेंशियल लेवल पे पहुंचाने के लिए, यहां पर पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या दी जाती है, उसको दी जाती है स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग कौन से जोन में दी जाती है आपको, वो दी जाती है आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। और जो स्कैफोल्डिंग होती है आपकी, ये क्या होती है, ये होती है आपकी टेम्पररी हेल्प। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना सॉल्व, कि बच्चे को आप हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम दे दो, बच्चा करेगा ही खुद से वो टास्क, बट
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, ठीक है, वाइगॉस्की के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरीली थ्रू। अगर आपको पता है कि ले वाइगॉस्की जी थे, वो कौन थे, सामाजिक संरचनावादी थे, तो आपको इजीली इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, सोशल इंटरैक्शन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, या फिर अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो रिवॉर्ड पनिशमेंट वाली बातों और स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बातें व्यवहारवादी बात करते हैं। वाइगॉस्की जी कौन थे, हमारे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, संरचनावादी थे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, सोशल इंटरैक्शन या फिर अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2 यानी कि सोशल इंटरैक्शन। आई होप सो सबके ज्यादा आई गेस फुल मार्क्स आने चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। और मैंने वैसे यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की भी लगा दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब मैंने आंसर के लास्ट में ही लगाई है, पहले आप उसको रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस को खुद से, ठीक है। आई होप सो सबको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो नेम है वो है CDP/पैंडा मेंटोर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो बेल आइकन दबाने से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आई होप सो सबको क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।